तो स्टार्ट क्या लगा हुआ था, आफ्ताब उसके एडवोकेट हैं, मैं निकला साथ में, आफ्ताब भी थे, वो मिल गए। उससे कहने लगे अरे भाई आपको पता है जिस बेसिस पर आप लड़ रहे हैं वो बेसिस ही खत्म हो गई। मैंने क्या मतलब? बोले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1981 वो रिपील कर दिया गया। कोशिश करने पर एक बीजेपी और आरएसएस के आदमी से ये दस्तयाब हुआ कागज, वो 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट रिपील कर दिया गया। हमने कहा कि वो बेसिस खत्म हो गई जिसको बुनियाद बनाकर हम कहते थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। यूनिवर्सिटी हमसे छुपाती क्यों चीजों को है? आज का ये टॉपिक है, मौजू है, वो ये है सीधे सीधे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1981 रिपील कर दिया गया। 8 अगस्त 2019 को उसका नोटिफिकेशन भी हो गया, गजट नोटिफिकेशन। किसी को कोई खबर नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, उसको सेवाए राज में रखा गया। हस्ब दस्तूर पेपर्स रखे जाते हैं। मुझको हमारे एक दोस्त ने, जो एडवोकेट है, अल्जीरियन है और नॉन मुस्लिम है, जो 8 अपीलेंट हैं उनमें एक अपीलेंट के मुकी साहब मरहूम के वो वकील थे। 7 जजेस बेंच के सामने मैटर लगा हुआ है और उसमें यही बेसिस माइनॉरिटी कैरेक्टर यूनिवर्सिटी का है या नहीं है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने मैटर लगता है तो उससे पहले मैटर्स जो है रजिस्ट्रार के यहाँ लग जाते हैं कि ये कागज पूरा नहीं है, ये नहीं पूरा है, वो नहीं पूरा है, इसमें ये बाकी है, ताकि जब कोर्ट के सामने आए तो पूरा मामला तैयार है और कोई दिक्कत ना आए। तो रजिस्ट्रार के यहाँ लगा हुआ था, आफ्ताब उसके एडवोकेट हैं, मैं निकला साथ में, आफ्ताब भी थे, वो मिल गए। उससे कहने लगे अरे भाई आपको पता है जिस बेसिस पर आप लड़ रहे हैं वो बेसिस ही खत्म हो गई। मैंने क्या मतलब? बोले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1981 वो रिपील कर दिया गया। मैंने कहा क्या मतलब, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं हो गया। मैंने कहा भाई मुझे कोई सबूत दो, कोई प्रूफ दो, कोई रेफरेंस दो, ऐसे कैसे हो गया? खैर वो मैंने हमको कई मरतबा दे नहीं पाए, बात चलती रही। ये अनमार साहब जो ट्रू अल्जीरियन है और नीचे चले गए सीनियर को देख करके, इनसे हमारी बातें होती रहती थी कि यार ऐसा हो गया मगर कुछ अता पता नहीं चल रहा है और किसी को कोई खबर नहीं। कमाल है, किसी अखबार में खबर नहीं आई, जो हमारे हक में छापने वाले हैं उनको भी नहीं पता, जो हमारे खिलाफ छापने वाले हैं उनको भी पता नहीं, यूनिवर्सिटी के किसी शख्स को पता नहीं ये चक्कर क्या है। ये लग गए। अभी ये जब मंजर आम पे बात आई है तो यहीं से तो आई। कोशिश करने पर एक बीजेपी और आरएसएस के आदमी से ये दस्तयाब हुआ कागज, यूनिवर्सिटी देने को तैयार नहीं। यूनिवर्सिटी के पास जब आप किसी काम से जाते हैं वो हमसे हमारा लोकस मालूम करते हैं, आप कौन हैं। ये बात जिमन में आ गई, बताता हूं कि हमारा लोकस क्या है। यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों का लोकस उसके अंदर है। लेकिन अगर सेक्रेटरी फैजान की आप बात करते हैं तो मेरा लोकस तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया है। बाहर साहब हैज सीन दैट ऑर्डर। जब मैंने केस चैलेंज किया, सेंटेंस वगैरह को लेकर डिस्प्यूट हो रहा था, तो मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन यही किया गया कि इनका लोकस क्या है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी कि पहले तो मैं एक मुसलमान, यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मेरा लोकस बनता है। दूसरे, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 12 साल तक रहा एज ए तालिब इल्म। मैं वहां यूनियन का
प्रेसिडेंट रहा, इत्तेफाक से 2 टर्म रह गया। मैं यूनिवर्सिटी की ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का जो पेरेंट बॉडी है और जिसका स्टैट्यूट्स में रिकॉग्निशन है उसका मैं मेंबर रहा, लाइफ मेंबर हूं, डोनर लाइफ मेंबर हूं, यूनिवर्सिटी कोर्ट का 2 बार इलेक्टेड मेंबर रहा हूं। ये सारी बातें मैंने कोर्ट को लिखी तो कोर्ट ने हमारे लोकस को इस्टेब्लिश किया है। मगर अब हालात बदले हुए हैं। आप कुछ पूछना चाहे तो उनके पास कोई कागज दस्तावेज नहीं होता है मगर वो देना नहीं चाहते। तो वो कागज, वो गजट नोटिफिकेशन जो है वो दस्तयाब हुआ तो बात मंजरे आम पर आई, तब लोगों को पता चला। मुझे खुशी है और मैं शुक्रगुजार हूं आप सब की तरफ से, मिल्लत इस्लामिया की तरफ से, यूनिवर्सिटी के वेलविशर्स की तरफ से। क्या एनसीआर के बैनर पे अदीब साहब ने आज इस मीटिंग को कन्वीन किया। बुनियादी तौर पर मसला समझने की जरूरत है। अब मैं आ रहा हूं, वो 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट रिपील कर दिया गया। हमने कहा कि वो बेसिस खत्म हो गई जिसको बुनियाद बनाकर हम कहते थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। फौरन ही बड़े बड़े प्रोफेसर साहबान सामने आ गए, दानिश्वर आ गए, उन्होंने कहा कि बेसिस रिमूव नहीं हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल। अब फर्क पड़ता है या फर्क नहीं पड़ता है, यह बुनियादी बहस है। मुझे ला नहीं आता, 80 से सुप्रीम कोर्ट में हूं, मैं झाड़ू लगा रहा हूं मगर ला नहीं आता। भैया क्या करें, मैं बदनीयत भी हूं। मेरा मतलब मैं से नहीं है, मेरा मतलब हमसे जो लोग इस बात को कह रहे हैं। अदीब भाई ने अगर ये मीटिंग कन्वीन की या INCR की तरफ से सब लोग उसके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है मिसलीड कर रहे हैं। देखिए, ये कहना कि आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा है, वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन उसके आगे कहना यू आर मिसलीडिंग द कम्युनिटी, यू आर डूइंग फॉर ओन इंटरेस्ट। अब मैं ये ऑडियंस पे छोड़ता हूं कि मुझे ला नहीं आता इसलिए मैं मिसलीड कर रहा हूं, या आपको ला आता है मगर आप इसलिए मिसलीड कर रहे हैं क्योंकि आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकते। हम अगर कहें कि क्यों रिपील किया गया, इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट ने गलत किया। तो फिर यहां पर जो हाजिरी लगती है इन देश के यहां और दूसरे लोगों के यहां, इसका मतलब यह हुआ कि वहां नंबर कम हो जाएगा। यह आपके तय करने की बात है, लेकिन चंद बातें मैं कानूनी कहना चाहता हूं, मुझे उसका सवाल जवाब चाहिए। कहना यह है, जो लोग कहते हैं इट मेक्स नो डिफरेंस, कि जैसे ही कोई अमेंडमेंट आया वो सारे अमेंडमेंट्स मेन एक्ट में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और ये एक्ट बेकार हो जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उनको स्टैट्यूट बुक से हटा दिया जाता है। ये सरकार ऐसा करती रहती है, यकीनन सरकार ऐसा करती है। 1550, 14,500 इस सरकार में ही एक्ट रिपील किए गए हैं। पहले भी किए गए हैं कई हजार, लेकिन वो एक्ट रिपील किए जाते हैं। देखिए, वो एक्ट जो ऑब्सोलीट हो गए हैं, जो रिडंडेंट हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, इरेलेवेंट हो गए हैं, तो कौन एक्ट्स है जो ऑब्सोलीट होते हैं? सरकार का बोझ खत्म किया जा रहा है। 1 लाख एक्ट्स होंगे। अब तो एक इतनी बड़ी
इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो सेव कर सकते हैं। कहां बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, हटाना था, रखना तो 4-5 अलमारी में, 1 लाख, कोई 5 पेज का है, कोई 10 पेज का, कोई 4 पेज का रिपील एक्ट का मामला है। अब मैं बताता हूं, कुछ मिसालें देता हूं, और मैं चाहता हूं बाहर बैठते साहब, अयूबी साहब यहाँ हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, और हमारे सामने भी जो बहुत सारे लॉयर्स होंगे। मैं जो कह रहा हूं वो सही है ऐसा नहीं मैं कहता, लेकिन मेरी राय है। मेरी राय इसलिए नहीं बदलती कि मिस्टर XYZ कह रहे हैं। मेरे पास इस मोबाइल के अंदर कई लोगों के ये मौजूद हैं मैसेजेस एडवोकेट्स के, जो 30-35 साल से हैं। यस, दैट मेक्स डिफरेंस। यस, द बेसिस इज रिमूव्ड, और जितना जबानी उनको छोड़ दीजिए। लेकिन जैसे ही पुरसद साहबान ने दे स्टार्टेड रोनिंग फ्रॉम देयर, मैं उसके आगे दूसरा देश नाम नहीं करना चाहता, तो उनका कि हाँ भाई कोई बात तो है, वो फौरन मुतज़ल्लल होने लगे। मैं लेमैन्स की हैसियत से चंद सवालात करता हूं। ऑब्सोलीट एक्ट कौन सा है? अभी रईस अहमद साहब का जिक्र आया, मसूद साहब बैठे हुए हैं, हम 3 दिन की बात है, हम लोग बैठ के जो बातें कर रहे थे, तो यहां पर मसला आया। अब इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है, किसी जमाने में टेलीग्राफ एक्ट था, उसके खंभे गाड़ने के लिए, उसके वो करने के लिए सब आप एक्वायर कर सकते थे, जबरदस्ती उसमें शामिल थी। आज लिबरल लॉ है, कंपनसेशन बड़े बड़े देने पड़ते हैं। तो रईस भाई ने क्या कहा कि हम उसी एक्ट का सहारा लेकर के बिजली के बड़े बड़े खंभे, पावर ग्रिड में जनरल मैनेजर से वो सब ट्रांसमिशन लाइन बड़ी बड़ी गड़वा देते थे, उसी को दिखा करके। अब जबकि टेलीग्राफ डिपार्टमेंट खत्म हो गया और हम अलीगढ़ में बैठ के सेंड मनी फोन करते थे, वहां से जवाब आता था कि मनी गई, कल मिल जाएगी। वो मशीन ही उखाड़ करके 4-5 साल पहले उठा के रख दी गई म्यूजियम में कि अब इसका मामला खत्म। तो डिपार्टमेंट खत्म हो गया, मशीन खत्म, तो एक्ट क्या करेगा? एक्ट जो है उसका नाजायज इस्तेमाल होगा, और दूसरे उसको दिखा करके यहाँ खंबा गाड़ो, यहाँ करो, ये करो, वो करो, करेंगे, उसको हटाओ। यहां यूपी की मिसाल दे रहा हूं, हर जगह वो लागू होती है। मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बात क्लियर है। नहरें बनी, तो नहरों पे पटरियां होती थी चौड़ी, अब उसे बैलगाड़ी भी चल रही है, एक्का भी चल रहा है, सब चल रहा है, तो उसके कटने का अंदेशा होता था। तो लॉ ये बना दिया कि साइकिल चलेगी और आदमी जाएगा, एक्का, रिक्शा और ये बैलगाड़ी, बैल नधे हुए जैसे कहते हैं, वो सब नहीं। बैल और ट्रक और कार की तो बात छोड़ दीजिए, अब पक्की हो गई है वो जगह, वहां रोड बन गए हैं, अब सब गाड़ियां दौड़ रही हैं। अगर वो एक्ट आज हो तो पुलिस डंडा लेके खड़ा रहेगा, सबको बंद करो, मिटाओ इसको, हटाओ इसको, टेलीग्राफ एक्ट हटाओ इसको। ऑब्सोलीट हो गया ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट ऑब्सोलीट हो गया। 15 साल की जद्दोजहद के बाद, स्ट्रगल के बाद, कुर्बानियों के बाद, गोली खाने के बाद वो एक वजूद में आया था। बशीर भाई उसके गवाह है, अतीक भाई गवाह है। 65 तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन उसके बाद के वाकयात का मैं खुद शाहिद हूं। डॉक्टर बशीर साहब ये बैठे हुए हैं, वही साहब, पूछिए बुलंदशहर में कितने लाठी डंडे खाए। अकेले फिरोजाबाद में 21 लोग शहीद हुए थे। मैं ऑफिशियल फिगर मुझे याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन मुझे 21 तो मुझे याद 21-22 पड़ रहा है। 2, 3, 4 बनारस में दंगा हुआ, अलीगढ़ में हुआ, भिवंडी, कहां नहीं हुआ भाई।
सींचा है इसे खून से हम कृष्ण लोगों ने, तब जाके इस अंदाज का मैं खाना बना है। तब आया था 1981 का अमेंडमेंट एक्ट। वो तो एक जस्टिस बशीर सईद थे वहां पर, उनको अरेस्ट किया गया, हथकड़ी लगा करके कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। बशीर साहब वहां पर एमएलए थे, जूलॉजी में प्रोफेसर डीन वगैरह थे, जो भी थे, उनको अरेस्ट किया गया, जेल में डाले गए। इमाम सिद्दीकी साहब रजिस्ट्रार थे, वो जेल में डाले गए। पूरे मुल्क में लोगों ने कुर्बानियां दी, वो एक अलग मौजू है। उतनी कुर्बानियों के बाद जो एक्ट बना और जो सिंगल बेंच के सामने जेरे बहस आया, डबल बेंच में गया, मैं इसको पॉइंट आउट करना चाहता हूं, अलवी साहब बाहर साहब से भी चाहता हूं कि दोस्त डालें, और वो जेरे बहस है सेवन जजेस बेंच के सामने, वो एक्ट कैसे ऑब्सोल्यूट डिक्लेयर कर दिया, उसके पीछे मकसद क्या था। और जब अंदर जाते हैं तो बातें और मालूम होती हैं, आपकी नॉलेज में पता नहीं बात आई, मैं आपको बता रहा हूं अगर नहीं है तो। 1988 में चेंज किया गया है। अलीगढ़ जब अंदर गए तो छानबीन हुई तो पता चला कि तो बात 2019 की है, लेकिन 1988 में भी जो रिपीलमेंट हुआ है उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इट वॉज पार्शियली रिपील्ड फ्रॉम सेक्शन 2 to 21। अब सेक्शन 2 to 21 उसका है या इसके हैं, ये तो उसको देख के ही बता सकती है। तो इसका पार्शियली रिपीट करने की क्या जरूरत है? अगर वो जो लोग कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा, वो इनैक्टमेंट आया, उसके प्रोविजंस इसमें शामिल हो गए, ये एक्ट बेकार हो गया, वो पड़ा हुआ था उसको रिपील कर दिया, तो एक बार रिपील किया सेक्शन 2 to 21 और जो बकिया बचा हुआ था वो पूरा रिपील कर दिया। उनका एक आर्गुमेंट थी था कि साहब अमेंडमेंट होते हैं, अमेंडमेंट एक्ट रिपील होते हैं, देख लीजिए, होते हैं, मैं खुद कह रहा हूं। जजेस की सैलरी मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, मैं मिसाल दे रहा हूं, 50,000 थी, उन्होंने बढ़ा के 75,000 किया, अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, तब तो होगा। तो ये अमेंडमेंट एक्ट जो है 75,000 किया, उसके बाद फिर अमेंडमेंट एक्ट आया, उसको 1 लाख कर दिया। अभी 75,000 वाले का तो कोई काम रहा नहीं, अब तो 1 लाख वाला लागू हो गया, तो बिल्कुल बेकार है, इधर है उधर, हटाओ इसको। जजेस जब मैं था सुप्रीम कोर्ट में तो 13 थे, उससे पहले 7 ही थे, तो 13 से 17 हुए, अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, 17 से वो 21 हो गए, 21 से और बढ़े, अब 34 है। जिस एक्ट के तहत 13 से 17 किए गए थे वो रहा, और जैसे ही 17 से 23 किए गए ये बेकार हुआ, 23 से 27 किए गए वो भी बेकार हुआ, 27 से 34 किए गए तो ये भी बेकार हुआ, 1 2 3 ये बेकार है, इनको हटाओ। इस तरह के एक्ट हटाए जाते हैं, ये कहां की डिसीजन लाए। लेकिन फिर भी मेरे कहने का मतलब है इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं जो कह रहा हूं कोई मैं ला के अथॉरिटी नहीं हूं, एक राय है, मुझको सेटिस्फाई करना आपका काम है और मुझे बहस करना आपका काम है। लीगल बहस यह है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही एक्ट होता है, 4 लाइन 2 लाइन, आर्टिकल 14 और 15 और उसके बाद 19 और 20 में रोज सुनते हैं, आर्टिकल 30 रोज सुनते हैं, 2.5 लाइन 3 लाइन 4 लाइन। लेकिन उस पर बहस करने के लिए पहले तो जो 2 जज आपस में बात करते हैं, वो उनमें कभी कभी डिसएग्रीमेंट होता है, वही है चीज सुप्रीम कोर्ट के जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को जाता है, उसके बाद 7 जजेस तो 11 जजेस बेंच को चला जाता है।
4 लाइन की बहस इतनी लंबी होती है, तो बहस तो बहुत लंबी होती है कानूनी बहस, उसको तो आप छोड़ दीजिए। चमन की फिक्र कर नादा, कयामत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। जो बात सामने है इस पे बहस चलती रहेगी। यूनिवर्सिटी हमसे छुपाती क्यों चीजों को है? मैंने लोकस बताया अपना, वही बातें अदीब साहब, बशीर साहब, बहार साहब, जहीर साहब, बहुत सारे लोग यहां बैठे हुए हैं, अरमान साहब, अगर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट लोकस उसी पे स्टैब्लिश करेगी जिस पॉइंट पे मेरा हुआ है। बस प्रेसिडेंट वगैरह आप में है, किसी में नहीं है, लेकिन चीजें तो वही। सेगे राज में क्या रखा जा रहा है? 2019 के अमेंडमेंट के बाद, पहले तो 1988 में पार्शियली क्यों किया गया, अब राज खुला, 2019 से पूरा कर दिया गया सेगे राज में। उसके बाद कोरोना आ गया, निजाम पूरा दरहम बरहम हो गया। जैसे शायद फुर्सत मिली, फौरन यूनिवर्सिटी को एक खत गया, यूनिवर्सिटी को एक खत जाता है 7 नवंबर, दैट इज इंपॉर्टेंट, जिसका मसूद साहब ने तज़किरा किया था। 7 नवंबर 2022 यूनिवर्सिटी ने जवाब दिया। कहा जाता है कि वो एक्ट इसलिए था, वो लेटर इसलिए था कि हम बनारस में, अलीगढ़ में, BHU, AMU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और लेटर देखें तो पता चलेगा कि और कोई यूनिवर्सिटी है कि नहीं, लेकिन हम इनके एक्ट में तब्दीली करना चाहते हैं क्योंकि 1920 के पहले के एक्ट है, मेरा मतलब सॉरी, आजादी के पहले के। तो आजादी के पहले 3 यूनिवर्सिटी क्यों, और भी यूनिवर्सिटियां बनी है, उनके एक्ट्स में तरमीम करने की बात क्यों नहीं की जा रही? लेटर तो मिले, पता तो चले। उस लेटर का जवाब यूनिवर्सिटी ने दिया 28 को। क्या जवाब दिया? पता तो चले। उसके बाद गवर्नमेंट उससे सेटिस्फाई नहीं हुई तो 2 मई को लेटर वहां से भेजा, रिमाइंडर ईमेल के जरिए। क्या रिमाइंडर है पता तो चले। ये पता चला कि क्योंकि वो नोटिफाई हो गया मामला, इसलिए वो डिफरेंसेस भी मिल गए हैं उसके अंदर। ये कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है, हम RTI में भी ले लेंगे, बट इट विल टेक सम टाइम। नहीं देगी। हाई पावर्ड कमेटी 7 लोगों की बना दी। हाई पावर्ड कमेटी ने कहा जाता है कि अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। क्या रिपोर्ट सबमिट कर दी? वाइस चांसलर साहब यहाँ फ्राइडे को मेरी दानिश में, कल वाले यस्टरडे नहीं, 2 दिन पहले नहीं बल्कि पिछले जुमे को यहाँ वो बुलाए गए थे, आए थे, बहरहाल उनकी मीटिंग हुई। क्या मीटिंग हुई? आप कोर्ट की मीटिंग बुला करके रखिए तो उसके सामने, एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुला के रखिए तो उसके सामने। जो आपने हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी जिसमें आपने कहा था कि इसका जवाब देना है, उनके जो मेंबर्स थे उनके मेंबर्स से कांटेक्ट किया गया तो मेंबर्स कहते हैं कि हमको भी उस लेटर की कॉपी नहीं दी गई, खाली ज़बानी बताया गया। इसलिए अब तो 1920 जो मेन एक्ट है उस पर ही आफत आ रही। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है, इसलिए इस पे गौर होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जब डिस्कशन होता है तो बहुत सारी बातें आती हैं, इसलिए मैंने बुनियादी तौर पर ये बातें कही ताकि इन सवालों का जवाब आना चाहिए कि अगर कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है तो इसको अमेंड करने की क्या जरूरत पेश आई। पहले 1988 में, फिर 2019 में, फिर से गैराज में क्यों रखा गया, फिर सारे पेपर्स नहीं मिल रहे हैं। तो इन बातों पर चर्चा होनी चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि हमारी ओल्ड बॉय एसोसिएशन जो है जहां जहां भी है वो मीटिंग करके एक डिस्कशन करें कि क्या हो रहा है, क्या हालात हैं। ये जरूरी है आज के इस माहौल में। माने न माने आप इसे अख्तियार है, हमने वक्त हुजूर को समझाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बातें तो बहुत करने की लंबी थी, लेकिन मैं समझता हूँ उस पर चर्चा आएगी और अगर कोई इस तरह की बात आएगी